नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी है। विमान वाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किया गया और कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण आरंभ कर दिया है। ये मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। भारतीय नौसेना और कोची शिपयार्ड लिमिटेड को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। विक्रांत को इसके विमानन परीक्षण पूरे करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल करने की उम्मीद है। इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारतीय विमान वाहक जहाज विक्रांत के लिए पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को बधाई दी है। आपको बता दें कि विक्रांत का जल परीक्षण बुधवार को शुरू हो चुका है। अगले साल की दूसरी छमाही में विक्रांत भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया जाएगा और विक्रांत भारतीय सुरक्षा में तैनात हो सकता है। आपको बता दें कि विक्रांत पहला ऐसा विमान वाहक पोत है जिसे भारत में बनाया गया है और ये एक भारतीय सेना या यूं कहें भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर मंदिर को लेकर चल रही तैयारी जमीन पर नजर आने लगी है। मंदिर की नींव की 24 लेयर तैयार हो गई है और 25वीं पर काम चल रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार यानी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे भूमि पूजन की वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 400 लाभार्थियों को अन्न वितरण भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अन्न वितरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। वो यहां पर रामलला की पूजा अर्चना करने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लेंगे। यहां से नया घाट स्थित यात्री निवास में वे रामनगरी के संत धर्माचार्यों से मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक रहा अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटाया था। इस ऐतिहासिक दिन को इस बार यादगार तरीके से मनाने की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने खास आयोजन किया है। उसके कार्यकर्ता मंडल स्तर पर तिरंगा फहराकर उत्सव मनाएंगे। पार्टी ने लोगों से घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। 5 अगस्त से शुरू ये जश्न स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लद्दाख में भी गुरुवार को तिरंगों की धूम रहेगी। उधर जम्मू में स्थानीय लोगों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों में जोश देखते ही बन रहा था। आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन
जब पूरा देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ, लेकिन उस गुलामी की एक जो जंजीर थी वो जम्मू कश्मीर में के पाँव में आज तक बंधी हुई थी। 5 अगस्त को ये जो गुलामी की जंजीर थी जम्मू कश्मीर के पाँव से, इसको निकाल दिया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और पूरी हमारी जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक फैसला लेके आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया। हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था। आतंकवाद को पनपाया जा रहा था इस 370 की मदद से। पाकिस्तान में लोगों को, जो लोग थे, उनको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बसाया जा रहा था। और आज जो एक जम्मू कश्मीर का माहौल है, बड़ा एक अच्छा वातावरण है। यहाँ पे हर जगह आपको तिरंगा नजर आएगा और जो लोग कहते थे कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज उनकी शक्ल देखना कोई नहीं चाहता। और मुझे तो ये लगता है कि उनकी लाश को कांधा देने वाला कोई नहीं बचेगा जो तिरंगे के बारे में ऐसी बात करेगा। और पूरा जम्मू कश्मीर का युवा, पूरे भारत का युवा, सारे इतने खुश हैं इस ऐतिहासिक फैसले के साथ। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को ही अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इस दिन को पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी तिरंगा दिवस के रूप में मना रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से 15 अगस्त तक बीजेपी जम्मू कश्मीर में तिरंगा दिवस मना रही है। आपको बता दें कि लगातार जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग तिरंगा जुलूस निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया था और अब बीजेपी जगह जगह तिरंगा दिवस वहीं राजस्थान के धौलपुर जिले समेत हड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 15 मीटर ऊपर चल रहा है। जिले के सरमथुरा बाड़ी और राजा खेड़ा उपखंड इलाके के करीब 6 दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ की टीम को फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा भी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से अनाज, कपड़े, बर्तन, पशुओं का चारा और मवेशी के लिए सबसे अधिक समस्या खड़ी हो गई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश हो रही है। बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें बीरभूम पश्चिम बंगाल की हैं, जो बंगाल में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान के धौलपुर जिले समेत हड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 15 मीटर ऊपर चल रही है। जिले के सरमथुरा बाड़ी और राजखेड़ा उपखंड इलाके के करीब 6 दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ की टीम लगातार फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा भी अपने टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से अनाज, कपड़े, पशुओं का चारा और मवेशियों के लिए सबसे अधिक समस्या खड़ी हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
मेरा भाई खत्म हो गया है, जहाँ चंबल बढ़ चुकी है, यहाँ लगैया करने की व्यवस्था है नहीं है, दाग खाना लगाना चाहिए। और हमने सवेरा वो रसीद भी कटवाई तो उनने भी नहीं बताया कि वहाँ पर चंबल बढ़ चुकी है, लगैया करने की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या नहीं है। यहाँ के देखिए कुछ भी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में अभी भी बाढ़ के हालात भयावह हैं। कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुरैना भिंड में खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहां के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां बुलाई जा रही हैं। सिंध नदी का रौद्र रूप बरकरार है। बुधवार को दतिया और शिवपुरी जिले में एक एक पुल ढह गया है। भिंड में भी एक पुल ढहने की आशंका जताई जा रही है। शिवपुरी, श्योपुर और में भीषण हालात है, हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए एक और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्खी घाट पुल के ऊपर कुछ युवक जान को जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। छलांग लगाने वाले ज्यादातर युवक नाबालिग दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो पुलिस सहायता बूथ नक्खी घाट पुल पर ही बना है, लेकिन उसमें भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। चिंता की बात तो यह है कि हर साल यहाँ किसी न किसी की डूबने से मौत होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जहां किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा, वहीं सरकार का कहना है कि वो लिखित तौर पर एमएसपी लागू करने के लिए तैयार है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी देने में काफी समय से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वे जल्द ही इस पूरे घोटाले का खुलासा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी का गारंटी कानून लिखित में देने के लिए तैयार है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी में लगातार घोटाला हो रहा है और वो जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी पर बड़ा घोटाला हो रहा है। किसानों को एमएसपी पर उनके अनाज नहीं खरीदे जा रहे हैं और वो जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन चलाने के लिए तैयार है, चला भी रही है। आप अपने ढंग से सब करना चाहेंगे। लोगों ने शासनादेश एनडीए को दिया है, आपको नहीं दिया है। आप चुनाव में हार गए और जबरदस्ती यहां आकर बंद कर रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। हर बात को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। पहले दिन खड़ा करके रखा है, सदन चलने नहीं दे रहे। आज तो बाहर इसी को लेके मीडिया के सामने कांग्रेस और अकाली में मारामारी भी हो गया है, मारपीट हो गया है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, केवल बाधित करने के लिए संसद को ये सब नाटक हो रहा है। इनके अंदर ना कोई एकता है, ना किसान की कोई चिंता है और ना पब्लिक की कोई चिंता है। हाँ, नेताओं की ये चिंता है कि उनका फ़ोन तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि ये टैप हो रहा है। इसका कोई सबूत नहीं है, केवल हंगामा करके सरकार को रोकने का एकमात्र प्रचेष्टा है। सरकार तय करेगी स्टेटमेंट देगा नहीं देगा, किस विषय पर देगा, कौन देगा, ये उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है। कोई भी विषय लेके आ जाएंगे। आज अगर ये इतना महत्व का है मुद्दा तो ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं चर्चा की आप? बीएससी में क्यों नहीं चर्चा की आप? अचानक जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होगा पहले दिन स्टेटमेंट दे करके प्रेस मीडिया देकर हंगामा खड़ा कर देते हैं आप। इसका मतलब। वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी न देने और वीजा न देना सही कदम है। इसके अलावा उन्होंने धारा 370 को लेकर भी बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। जिस प्रकार से हालात बने थे, धारा 370
उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इसको तोड़ा जाए। तो नित्य प्रति पत्थरबाजी होती थी, रोज़मर्रा बंद होते थे। हुर्रियत या दूसरे इस प्रकार के संगठनों के इशारे पर वहाँ पर मिलिटेंट कोई अगर मरता था तो लाखों की तादाद में वहाँ लोग चलते थे। पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर नित्य प्रति चढ़ाए जाते थे। आज आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बुरहान वानी की जो बरसी थी जुलाई महीने में, वहाँ पर भारत के झंडे पूरे कश्मीर में लहरा रहे हैं। कोई बंद नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, और लोग समझने लगे हैं। तो 2-4-5% लोग जो इन चीज़ों में संलिप्त थे, तो उनको भी पता लग गया है कि ये जो आज़ादी की बात दूसरे बातें करने वाले आज बिल्कुल नकार दिए गए हैं। हुर्रियत का कोई नाम लेवा वहाँ पर नहीं है। ये 2 साल की एक बड़ी अचीवमेंट है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। सपनों की दुनिया में रहना मुझे लगता है कि वो सोच सकते हैं, लेकिन ना तो ये धारा 370 वापस आने वाली है, ना इस प्रकार की उम्मीद करनी चाहिए। इस 370 के कारण से पूरे जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। यूपी के 2022 के विधानसभा महासमर को लेकर समाजवादी पार्टी आज 5 अगस्त से बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कद्दावर सपा नेता रहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि शुभन थही में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। वहीं इस समारोह में माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे सहित सपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के आंगन की मिट्टी भेजी जाएगी। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इसको जात विशेष पे लोग बांट करके देखते हैं, जो उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ही चंद्रशेखर जी को, जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिनके नाम से जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा बना है, उनका सम्मान करने का काम और तमाम सभी जातियों का सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए इस क्रांतिकारी धरती बैरिया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम 5 अगस्त को तथा छोटे लोहिया जो जनेश्वर मिश्रा जी हैं, हमारे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी। अगली खबर मुंबई के कांदिवली से है, जहां पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन के ठाकुर विलेज सिंह स्टेट रोड नंबर 4 पर स्थित ओम साई डेकोरेटर में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग मंदिर में जल रहे दिए की लौ से लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कांदिवली में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।